आज की बुक समरी है विल पावर डज नॉट वर्क, डिस्कवर द हिडन कीज टू सक्सेस, जिसे लिखा है बेंजामिन हार्डी ने। बेंजामिन हार्डी एक साइकोलॉजिस्ट और राइटर हैं। इनकी ज़्यादातर किताबें सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ मोटिवेशन पर फोकस करती हैं। जरा अपने जॉब एवरेज परफॉर्मेंस और वेट कम करने की अपनी नाकाम कोशिश के बारे में सोचिए। क्या आपको अपने वो सपने याद हैं जो आप अचीव करने से डरते थे? इसके लिए आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समस्या आपकी नहीं है और ना ही आप में विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति की कमी है। समस्या की असली जड़ तो आपका माहौल है, एनवायरनमेंट है। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, मगर सच्चाई यही है। इस समरी से आप उन बातों को जानेंगे जो आपको ये यकीन दिलाने के लिए काफ़ी हैं कि आप पर आपकी सराउंडिंग्स यानी कि माहौल का कितना गहरा असर पड़ता है। और अगर आपने इसका इस समरी में बताए गए तरीके से सॉल्यूशन करना सीख लिया, तो फिर आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपका अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण हो जाएगा। न्यू ईयर रेजोल्यूशन सब लेते हैं। हर कोई नए साल की शुरुआत में कुछ ना कुछ प्रॉमिस ज़रूर करता है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि वो डाइटिंग करेंगे, कुछ लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ने का फैसला करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी दूसरी बुरी आदतें छोड़ने की कोशिश करते हैं। मगर कुछ दिन बीत जाने के बाद क्या होता है? हम फिर से अपने पुराने ढर्रे पर चले जाते हैं, या यूँ कहें कि हम अपनी पुरानी आदतें छोड़ ही नहीं पाते हैं। और फिर यदि कोई हमसे पूछे कि आपने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन कंप्लीट क्यों नहीं किया, तो आप जवाब देते हैं कि बस मुझसे हो ही नहीं पाया, क्योंकि आपके अंदर खुद को चेंज करने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि मुझसे नहीं हो पाया। किसी काम में सक्सेसफुल होने या ना होने के लिए हम विल पावर का बहाना नहीं बना सकते। तो आप इस समरी में उन स्ट्रेटेजीज के बारे में जानेंगे जो हमें सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। आप समझेंगे कि अपना एनवायरनमेंट चेंज करना ही सक्सेस का सीक्रेट है। आप जानेंगे कि जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपना बेस्ट सेल्फ बनने के लिए? आइए फिर शुरू करते हैं ये जर्नी। हाउ योर एनवायरनमेंट शेप्स यू। 12th सेंचुरी के दौरान साइकोलॉजिस्ट का फोकस इंसान के बिहेवियर पर होता था। साइकोलॉजिस्ट ये दावा करते हैं कि किसी इंसान के गोल्स और माइंडसेट ही ये तय करते हैं कि उसके व्यवहार में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। ये उन दिनों एक कॉमन नॉलेज बन गई थी। मान लो कि कोई इंसान हर दिन की अपनी एक पैकेट सिगरेट पीना छोड़ना चाहता है, तो इस थ्योरी के अनुसार अगर वो अपना माइंडसेट चेंज करेगा तो उसकी स्मोकिंग हैबिट छूट जाएगी। उसे समझ आ जाएगा कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, और अगर वो स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा तो जल्दी मर भी सकता है। मगर बाद में थ्योरी उतनी ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं की गई। अपना माइंडसेट या गोल्स चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। एक स्मोकर का अपनी स्मोकिंग को लेकर माइंडसेट चेंज करना ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि फाइनली उससे रहा नहीं जाएगा और वो फिर से स्मोकिंग शुरू कर देगा। क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? कारण ये है कि उसका माहौल यानी एनवायरनमेंट उसे स्मोकिंग छोड़ने नहीं दे रहा है। पहली बात तो ये कि वो बचपन से अपने पेरेंट्स को स्मोकिंग करते हुए देख रहा है, और जब बड़ा होकर वो जॉब करता है तो उसे क्लीग्स भी ऐसे मिलते हैं जो स्मोक करते हैं, और उनके साथ वो सिगरेट ब्रेक्स में जाने लगता है। अगर आपके चारों ओर आपके मन को ललचाने वाला माहौल हो तो बुरी आदत छोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। इंसान शुरू में खुद को सिगरेट जलाने से रोक भी ले, पर आखिरकार उसकी विल पावर और खुद को कंट्रोल करने की एबिलिटी काफ़ी कम होती है, और अंत में वो खुद को रोक नहीं पाएगा। अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो आपको पहले अपना माहौल चेंज करना होगा। इसमें आपके आसपास के लोग और सोसाइटी भी शामिल हैं। अब वापस उस स्मोकिंग हैबिट वाले इंसान पर आते हैं। अगर वो उस वक्त पैदा होता जब स्मोकिंग हर जगह अलाउड थी, तब शायद वो फ्री होकर कहीं भी स्मोकिंग कर लेता। मगर स्मोकिंग के रूल्स अब स्ट्रिक्ट हो गए हैं, इसलिए अब उसे स्मोकिंग के लिए ऐसी खास जगह ढूंढनी होगी जो खास तौर पर स्मोक करने के लिए बनाई गई है। आप जहां चाहें वहां स्मोकिंग नहीं कर सकते।
क्योंकि ये आपके साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्मोकर्स का माहौल उन्हें काफ़ी हद तक स्मोक करने के लिए उकसा सकता है। आपको जगह जगह कई स्मोकिंग स्पॉट्स मिल जाएंगे। उस इंसान के फ्रेंड्स और परिवार के लोग भी अगर स्मोक करते हैं तो उसे आसानी से सिगरेट मिल जाएगी। एक और फैक्टर जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए वो है जीन्स। सिगरेट में निकोटीन होता है जो काफ़ी अडिक्टिव केमिकल है, यानी इसकी लत लग जाती है। सब्सटेंस एब्यूज़ की वजह से भी इंसान स्मोक कर सकता है क्योंकि एडिक्शन उसे विरासत में मिली है, मगर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एपिजेनेटिक्स की फील्ड में इसका भी इलाज है। एपिजेनेटिक्स का मतलब है किसी इंसान के डीएनए को स्टडी करना। इस फील्ड के हिसाब से जीन्स किसी इंसान की किस्मत डिसाइड नहीं करते। आपको शायद सब्सटेंस एब्यूज आपके पेरेंट्स से मिला हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप भी एडिक्ट बन जाएंगे। आपकी बायोलॉजी ये तय नहीं करती कि आप कौन हैं। रीसेट योर लाइफ। टिस एक व्लॉगर हैं। वो ओरिजिनल और कमाल का कंटेंट क्रिएट करके अच्छे खासे पैसा कमा लेती हैं। हाल ही में वो बेहद थकान महसूस कर रही थी। व्लॉगिंग के लिए टिस का पैशन खत्म होने लगा था, लेकिन वो व्लॉगिंग अभी छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन उसे ये भी डर था कि कहीं वो गंभीर थकान का शिकार ना हो जाए। फिर उसे एक आइडिया आया, अगर वो और उसकी फैमिली ट्रैवल करे तो कैसा रहे, साथ ही वो सोशल मीडिया डिटॉक्स पर भी चली जाए तो कैसा रहेगा। इसकी फैमिली को ये आइडिया पसंद आया। फैमिली का सपोर्ट मिलने के बाद टिस ने घूमने का प्रोग्राम बनाया। टिस और उसकी फैमिली पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में घूमे और इस दौरान उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूरी तरह से दूरी बना रखी थी। रूटीन और माहौल चेंज हुआ तो टिस एक बार फिर एनर्जी से भरा हुआ फील करने लगी। कंटेंट क्रिएशन का उसका पैशन लौट आया था, बल्कि उसे अपने व्लॉगिंग के लिए और भी एक्साइटिंग और नए नए आइडियाज़ आने लगे थे। टिस का डिसीजन काफ़ी रिस्की तो था, मगर लाइफ चेंजिंग भी था। टिस ने उसे फर्स्ट पीक एक्सपीरियंस दिया। पीक एक्सपीरियंस उस चीज़ को कहते हैं जब आप एक रेयर और एक्साइटिंग मोमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके माइंड को रिफ्रेश कर दे और लाइफ को देखने का आपका नज़रिया बदल दे। एक रिलैक्स्ड और नया माहौल आपको खुद से रिकनेक्ट करने में मदद करता है। इस तरह के एनवायरनमेंट में ही ब्रिलियंट आइडियाज़ आते हैं। इसलिए पीक एक्सपीरियंस पाने के तरीके ढूंढो। दूसरे शब्दों में कहें तो रूटीन लाइफ से ब्रेक लेना बेहद ज़रूरी है। काम के बीच में 1-2 दिन का समय निकाल कर रिलैक्स करो। अपनी करंट सिचुएशन के बारे में सोचो। सोचने का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज़ को याद रखना और उन पर फोकस करना। किसी बॉट की तरह आपको इसे चेक करना होगा ताकि आप अपने सेल को सही रास्ते की तरफ एडजस्ट कर सकें। ये आपको अपने वैकेशन के दौरान अपने थॉट्स लिखने में भी हेल्प करेगा। नीचे दिए गए सवाल आपके अपने जनरल की शुरुआत करने में हेल्प करेंगे। आपके प्लान्स क्या हैं? आप उन्हें अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी हाल ही में आपने किस हार या जीत को एक्सपीरियंस किया है? ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? अपनी हार से आपको क्या लेसन मिला? आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के साथ क्या कभी कुछ ऐसा हुआ था जिसने आप पर एक गहरी छाप छोड़ी हो? अगले कुछ हफ्तों के लिए आपके प्लान्स क्या हैं? लास्ट वीक आपने कौन से लेसन सीखे थे जो आप नेक्स्ट वीक अप्लाई करना चाहोगे? क्या कुछ ऐसा है जो आपको आने वाले दिनों के लिए हर हाल में करना है? सोचना आपको जानकारी या समझ देता है। ये सवाल आपको उस वक्त रीफोकस करने में मदद करेंगे जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। जब आप पीक स्टेट पर हों तब इन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। ये आपको कुछ करने और बेहतर होने में मोमेंटम देने में मदद करेगा। नेक्स्ट चैप्टर है चेंज योर डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस। जब आप ऑफिस या स्कूल से घर आते हो तो क्या करते हो?
टीवी देखते देखते चिप्स खाते हो या अपना ट्विटर फीड चेक करते हो जो आपने 1 घंटे पहले डाला था। कोई काम जो आप बिना सोचे समझे करते हैं उसे डिफ़ॉल्ट बिहेवियर कहते हैं। इसमें आप ऑटोमेटिकली कोई काम करने लगते हैं क्योंकि वो आपके डेली रूटीन का पार्ट होता है। अपने बिहेवियर को चेंज करने का सबसे इजी तरीका है कि आप अपना डिफ़ॉल्ट ऑप्शन चेंज करें। सुनने में अजीब लगता है ना, मगर ये 100% सच है। जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉय अगर सोचता है कि वो एवरेज है क्योंकि उसके कोवर्कर्स एनवायरनमेंट एवरेज हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि वो एम्प्लॉय बहुत ही क्वालिफाइड और काबिल है, लेकिन सिर्फ उसे अपने माहौल की वजह से ऐसा लगता है कि वो एवरेज है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ये पता करने का कि आपका माहौल कैसे आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट ब्रूस अलेक्जेंडर ने एडिक्शन यानी कि लत को समझने के लिए चूहों का इस्तेमाल किया। ब्रूस ने एक छोटे से पिंजरे में एक चूहे को रखा और 2 पानी की बोतलें रख दी। एक बोतल में पानी था और दूसरी बोतल में भी पानी ही था, पर उसमें हेरोइन और कोकीन जैसे ड्रग्स मिले हुए थे। जितने भी चूहे इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किए गए थे, सब ने ड्रग्स मिले हुए पानी का ओवरडोज लिया था। कुछ सालों बाद ब्रूस ने यही एक्सपेरिमेंट थोड़े बड़े लेवल पर किया। उन्होंने एक बड़े लेबोरेटरी रूम जिसे रेड पार्क का नाम दिया गया, उसमें कई हजार चूहों को रखा। अब चूहों के पास छोटे से पिंजरे की बजाय एक बड़ा सा रूम था जहां अलग अलग तरह की चीजें रखी हुई थी, जैसे कि खाने के लिए चीज और चूहों के खेलने के लिए खिलौने। उनके साथ खेलने के लिए इतने सारे चूहे भी तो थे। पहले वाले एक्सपेरिमेंट की तरह इसमें भी पानी की 2 बोतलें रखी गई थी। एक में सादा पानी था जबकि दूसरी में हेरोइन और कोकीन मिला हुआ पानी था। रेड पार्क में ड्रग्स मिलाया हुआ पानी बहुत कम पिया गया था। एक भी चूहे ने इसका ओवरडोज नहीं लिया था। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? यही कि आपका माहौल आपके बिहेवियर को ट्रिगर करता है। आपको भी अगर किसी रूम में अकेला छोड़ दिया जाए जहां ड्रग के अलावा और कुछ भी ना हो, तो आप भी ड्रग जरूर लेंगे। आप जितना किसी बिहेवियर को रिपीट करते हैं उतना ही वो आपके लिए छोड़ना मुश्किल होगा और आपको उसकी इतनी ज़्यादा लत लग जाएगी कि आपके लिए उसको छोड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो आपके लिए सांस लेने जैसा हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपका माहौल कैसे आपको ट्रिगर करता है। एक स्मोकर अपनी कंपनी का एंट्रेंस देखता है जहां वो काम करता है। एंट्रेंस देखते ही उसे सिगरेट सुलगाने की तलब हो जाती है। तो अब ये स्मोकर खुद को इस ट्रिगर से कैसे बचा सकता है, और वो भी तब जब उसे बिल्डिंग में अंदर जाने के लिए उसी से होकर गुजरना होगा। अब फिर से हम आपको याद दिला दें कि किसी बिहेवियर को चेंज करने का सबसे इजी तरीका है अपने डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को चेंज करना। उस आदमी का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है एंट्रेंस के जरिए बिल्डिंग के अंदर जाना, और वो एंट्रेंस को देखते ही सिगरेट सुलगा लेता है। मगर अगर वो किसी और दरवाजे से बिल्डिंग में जाए तो शायद वो खुद को ट्रिगर होने से रोक सके। अपने अनचाहे बिहेवियर और उन फैक्टर्स के बारे में सोचिए जो उन्हें ट्रिगर करते हैं। क्या आपको आधी रात को भूख लगती है? क्या आप खाने के बाद हमेशा मीठा खाते हैं? क्या आपको नाखून चबाने की आदत है? और शायद आपने भी दूसरे लोगों की तरह खुद में बड़े बड़े बदलाव लाने की कोशिश की होगी, लेकिन एक छोटा सा चेंज ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। इसलिए छोटे बदलावों के साथ शुरुआत करें, क्योंकि आप रातों रात उन आदतों को नहीं बदल सकते जो कई सालों से आपके अंदर बैठी हुई हैं। तो अगली बार आधी रात को जब आपको भूख लगे तो मिडनाइट स्नैक्स खाने के लिए अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल कीजिए। मतलब अगर आप राइट हैंडर हैं तो लेफ्ट हैंड का यूज़ कीजिए, और अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो राइट हैंड का इस्तेमाल कीजिए। कुछ मीठा खाने का मन करे तो पहले 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। अगर आपको अपने नाखून चबाने का मन करे तो हर उंगली के बीच पॉज लीजिए और सोचिए कि क्या ये सही है।
यहाँ आपका गोल है उस बिहेवियर को भूलना जो आपने अनकॉन्शियसली डेवलप कर लिया है। जब आप अपने रूटीन में पॉज लेते हैं या उसमें रुकावट डालते हैं तो आपको अपने बिहेवियर के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। हर दिन छोटे छोटे बदलावों को रिपीट करने से आप नई आदतें डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है ग्रो इनटू योर गोल्स। जॉन बर्क एक पियानो प्लेयर हैं। उन्हें बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इस एल्बम में एक गाना था अर्थ ब्रेकर। इस गाने की इंस्पायरेशन उन्हें उन एक्सपीरियंसेस से मिली थी जो भूकंप के वक्त इंसान को होती हैं। अर्थ ब्रेकर एक बेहद फास्ट और अपबीट सॉन्ग है, पर हैरानी की बात ये थी कि जॉन ने ये गाना कंपोज तो कर लिया मगर वो इसे प्ले नहीं कर पाए। वो श्योर नहीं थे कि उनमें इतना कॉम्प्लेक्स गाना प्ले करने की स्किल है। जॉन अपने सारे गानों को इसी तरह से ट्रीट किया करते थे क्योंकि वो प्रेशर में ज़्यादा अच्छा काम करते थे। वो खुद को पुश किया करते थे ऐसे चैलेंजिंग गाने प्ले करने के लिए। जॉन अर्थ ब्रेकर को तब तक प्ले करते रहे जब तक कि उन्हें यकीन नहीं हो गया कि अब वो इसे परफेक्टली बजा सकते हैं। जो प्रेशर अंदर से आता है वो जॉन में मौजूद था। उन्हें कुछ साबित करना था, लेकिन ये प्रेशर एक्सटर्नल यानी कि बाहरी फैक्टर्स से भी आता है, जैसे फैंस और क्रिटिक्स। जॉन ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि वो एक नया एल्बम क्रिएट करेंगे ताकि इसे लिखने के लिए वो प्रेशर में आ सकें। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने गोल के बारे में लिखा और एक म्यूजिक स्टूडियो में प्रैक्टिस करने के लिए स्लॉट रिजर्व कर लिया ताकि अब उन्हें पीछे हटने का कोई बहाना ना मिल सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि ऐसा करना खुद से और औरों से एक उम्मीद बांध देता है। क्या आप अपनी किसी स्किल को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उनसे कंपटीशन करो जिनके पास आपसे ज़्यादा हायर स्किल्स हों। अपने से बेटर लोगों से ही क्यों कंपटीशन करनी चाहिए और सेम उसके लेवल वालों से क्यों नहीं? तो जवाब ये है कि जब आप compete करते हो तो प्रोग्रेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट बहुत कम होती है। और इसलिए अगर आप वाकई में अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको उन्हें चैलेंज करना है जो आपसे ज़्यादा एडवांस स्टेज पर हैं। आपको याद रखना चाहिए कि लोग आमतौर पर उन्हीं के साथ compete करते हैं जो उनके सेम स्किल वाले लेवल के होते हैं। कई बार आप अपने से कम स्किल्ड लोगों के साथ भी compete करना चाहेंगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि इससे आपकी ईगो को अच्छा लगता है। मगर अपने से बेहतर लोगों से compete करने पर आपको भी बेहतर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि जब आप उनके लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो खुद के लिए ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे और उनसे कमतर या नीचा फील करने की बजाय आप उन्हें स्टडी करना शुरू कर देंगे और ये सवाल पूछने लगेंगे कि ये लोग ऐसा क्या अलग करते हैं, क्यों आप अभी तक उनके लेवल पर नहीं पहुंच पाए। आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आप में इम्प्रूवमेंट ला सके। और इस तरह लगातार इम्प्रूव करने के तरीके ढूंढकर आप भी जल्दी ही अपनी पीक कंडीशन पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है रोटेट योर एनवायरनमेंट्स। आपको रात में नींद क्यों नहीं आती? शायद आप इसके लिए हार्ड मैट्रेसेस को ब्लेम करेंगे या बोलेंगे कि आपका एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि ये भी एक कारण हो, पर एक और कारण भी है कि आपको जल्दी नींद क्यों नहीं आती है। इसका कारण है आपका माहौल। आपको सोने में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि आपका माहौल आपको डिस्टर्ब करता है। आपका टीवी हमेशा ऑन रहता है, आपका फ़ोन और लैपटॉप पास में रहता है और ये सारी चीज़ें आपको रात में सोने नहीं देती। आप गहरी नींद तभी सो पाएंगे जब आप अपने बेडरूम में से ये सारी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हटा देंगे। नींद के अलावा अपने माहौल को चेंज करने से आप अपने काम की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका फिजिकल स्पेस ये डिसाइड कर सकता है कि आप किसी टास्क को कितने अच्छे से कर सकते हैं।
एक टिपिकल जॉब रोज 8 घंटे की होती है। आपको पूरा दिन एक कैबिन में बैठकर काम में एक्सीलेंट रिजल्ट देना पड़ता है। मगर ये कल्चर अब काफ़ी आउटडेटेड हो गया है। कई ऑर्गेनाइजेशंस अब अपने एम्प्लॉयज़ को एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल और वर्क सेटअप प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयज़ अब पहले से कम घंटे काम करते हैं और वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड भी चल पड़ा है। एक स्टडी दिखाती है कि ऑफिस में लोगों को क्रिएटिव आइडिया बहुत ही मुश्किल से आते हैं। क्रिएटिव आइडिया नेचुरली तभी आते हैं जब लोग अलग अलग जगह हों, जैसे घर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, किसी लाइब्रेरी या कॉफ़ी शॉप में होते हैं। नया जॉब कल्चर इस बात को समझता है कि फोकस्ड वर्क डेली कुछ घंटों तक रहता है। फोकस्ड वर्क आपकी हाई प्रोडक्टिविटी और एनर्जी लेवल को दिखाता है। सेम जगह या सेम माहौल में रहना मेंटली काफ़ी थका सकता है। सोचो, जब आप स्टूडेंट थे तब मैथ्स की एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को 1 घंटे तक सॉल्व करते रहने से आप कितना थक जाते थे। आप बड़े होकर भी सेम थकान फील कर सकते हो। आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस आपको थकान फील करा सकती हैं। अगर आप अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं और अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो अपने माहौल को बदलिए। नया माहौल आपके एनर्जी लेवल को रिफ्रेश करेगा और आपके ब्रेन को एक्टिव रहने में मदद करेगा। यही कारण है कि बीच बीच में ब्रेक लेने की सलाह दी जाती है। मान लो आपको अपने डेस्क पर बैठे बैठे घंटों हो गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए और 5 मिनट के लिए वॉक कीजिए। आप सोचेंगे कि थोड़ा सा वॉक करने से क्या होगा, पर जब आप वापस डेस्क पर लौटेंगे ना तो आपको इसका असर दिखने लगेगा। एरी मिशेल एक ऑथर और एंटरप्रेन्योर हैं जो हमेशा अपना माहौल चेंज करते रहते हैं। वो जानते हैं कि उनका मेंटल स्टेटस उनके माहौल की वजह से कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो एरी एक ही माहौल में 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिकते। एरी ये भी डिसाइड करते हैं कि वो किसी जगह में किस तरह काम करेंगे। जैसे कि उनका सोहो न्यूयॉर्क में घर है जिसे वो सिर्फ राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। एरी ने ये जगह इसलिए चूज़ की क्योंकि वहाँ कोई वाईफाई नहीं है और सिग्नल भी काफ़ी ख़राब हैं। एरी यहाँ बिना डिस्टर्ब हुए अपना राइटिंग का काम कर सकते हैं। अपना माहौल चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर ही चेंज करते फिरो। आप अपने घर के अलग अलग एरिया को अलग अलग काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नए आइडियाज़ के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आप अपना किचन यूज़ कर सकते हैं, या ड्राफ्ट लिखने के लिए आप अपना लॉन यूज़ कर सकते हैं। आप अपने सेंसेस भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि ऐसा लगे कि जैसे आप एकदम अलग जगह में हो। उदाहरण के लिए किचन में आइडिया के बारे में सोचते हुए आप पॉप म्यूजिक सुन सकते हो और अपने ऐसे या मैन्युस्क्रिप्ट को लिखते वक्त आप क्लासिक म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है नेवर फॉरगेट वेयर यू केम फ्रॉम। फियोना मुतेसी युगांडा की चेस प्लेयर हैं। अपने देश युगांडा की चेस हिस्ट्री में वो अब तक की फर्स्ट टाइटल्ड फीमेल प्लेयर हैं। मगर फियोना को ये नाम और शोहरत इतनी आसानी से नहीं मिली है। फियोना का बचपन संघर्षों से भरा था। उनका परिवार युगांडा के झोपड़पट्टी वाले इलाके में रहता था, जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। फियोना की माँ इतनी गरीब थी कि फियोना को कभी स्कूल नहीं भेज पाई, इसलिए 9 साल की छोटी उम्र में स्कूल जाने की बजाय फियोना सड़क पर कॉर्न बेचा करती थी। ये उनके शहर का हाल था, जहां तकरीबन हर परिवार ऐसी ही जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन कॉर्न बेचते बेचते फियोना एक स्कूल के सामने से गुजरी। इस स्कूल में एक स्पोर्ट्स आउटरीच इंस्टीट्यूट चल रहा था। ये इंस्टीट्यूट फ्री में चेस सिखाने के साथ साथ उन बच्चों को फ्री में दलिया भी देते थे जो उनसे सीखने आते थे। फियोना ने जब दूसरे बच्चों को चेस खेलते हुए देखा तो उनमें भी इस गेम को खेलने की गहरी इच्छा हुई। अब फियोना ने प्रैक्टिस करने के लिए रोज स्कूल जाना शुरू कर दिया। कई महीने गुजर गए।
फियोना अब तक काफ़ी अच्छा चेस खेलने लगी थी। वो इस हद तक एक्सपर्ट हो गई थी कि अपने से बड़े बच्चों को भी हराने लगी थी। फियोना ने चेस में कई कंपटीशंस जीते और हर जीत के साथ उनकी स्किल्स भी इम्प्रूव होते चली गई। इसी के साथ फियोना की लाइफ में भी कई बदलाव आए, जैसे कि वो अपने गरीब शहर को छोड़कर एक बड़े शहर में आ बसी थी और उन्हें 3 वक्त भर पेट खाना मिलता था और पहनने को अच्छे कपड़े भी। फियोना गरीबी और तंगी के जिस माहौल में पली बढ़ी थी उससे वो बाहर निकल आई थी, लेकिन फियोना की माँ इससे खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि चेस की वजह से फियोना का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन फियोना का दिमाग बिल्कुल खराब नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने अपने लिए बेहतर माहौल क्रिएट कर लिया था जहां वो चेस में नए रिकॉर्ड सेट कर सकती थी। आज भले ही फियोना ने पैसा और शोहरत कमा लिया है, लेकिन वो अपनी जड़ें कभी नहीं भूली। फियोना ने खुद को और अपनी माँ को गरीबी से बाहर निकाला। वो गरीबी में पैदा जरूर हुई थी, पर गरीबी भी फियोना को अपने सपने पूरे करने से नहीं रोक पाई। क्या आप ये जानते हैं कि साइंटिफिकली ये साबित हुआ है कि परिवार में जो प्यार और जुड़ाव होता है वो हमारी सक्सेस पर गहरा असर डालता है। साइकोलॉजिस्ट मार्शल ड्यूक और डॉक्टर रॉबिन फ्यूस ने एक स्टडी से इस बात को साबित किया है। डॉक्टर ड्यूक और डॉक्टर फ्यूक्स ने एक साइकोलॉजिकल मेजर डू यू नो यानी कि क्या आप जानते हैं ये बनाया। ये एक सर्वे था जिसमें परिवार से जुड़े सवाल रखे गए थे। इसमें आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते थे यहाँ से लेकर जैसे आपकी फैमिली में कौन सी बीमारी है जैसे सवाल शामिल थे। साइकोलॉजिस्ट ने कई बच्चों को इस सर्वे का जवाब देने को कहा। रिजल्ट से ये पता चला कि जो बच्चे अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा कनेक्टेड थे उनका अपनी लाइफ पर ज़्यादा कंट्रोल था और ये चीज़ उनके सेल्फ स्टीम के लेवल और लाइफ को लेकर उनके नज़रिए में साफ झलकती थी। कुल मिलाकर स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट का होना आपकी पूरी पर्सनैलिटी और ग्रोथ में काफ़ी काम आता है। फैमिली बॉन्डिंग के अपने फ़ायदे हैं। जब आप फेल होते हैं तो फैमिली ही आपका सपोर्ट बन जाती है और आपको एनकरेज करती है और आपको सक्सेसफुल होने पर वो ही आपको हम्बल बनाना सिखाती है, क्योंकि नाम और शोहरत किसी को भी घमंडी बना सकते हैं। सक्सेस को कभी अपने सिर मत चढ़ने दो। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं आपका घमंड झलक ही जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब घमंडी बन गए और तब हमारी फैमिली और फ्रेंड्स ही हमें अपनी जड़ों के बारे में याद दिलाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम कहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। वो आपको सक्सेस और अवार्ड मिलने से पहले से जानते हैं। इसके अलावा उनकी हेल्प के बिना आप शायद इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते। बेशक अपनी अचीवमेंट्स को लेकर कॉन्फिडेंट और गर्व फील करें, पर ये कभी ना भूलें कि आप कहाँ से आए हैं। और अब वो मोड़ जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी अभी तक हमने जो भी पॉइंटर्स पढ़े सुने उन चैप्टर्स की लर्निंग को हम यहाँ दोहराएंगे। तो इस समरी में आपने जाना कि आपका माहौल आपको अपना बिहेवियर चेंज करने में हेल्प करता है। माहौल से मतलब है आपका फिजिकल सराउंडिंग और आपके करीबी लोग। अपने गोल्स अचीव करने के लिए और कुछ खास बिहेवियर को चेंज करने के लिए अपने माहौल को चेंज करना जरूरी है। सेकंड, आपने अपने माहौल को चेंज करने का एक तरीका सीखा और वो है अपनी लाइफ को रीसेट करना। एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां आपको सोचने का समय मिले। अपने डेली रूटीन से बाहर निकलने के लिए 1-2 दिन का ब्रेक लें। सोचना आपको अपना पर्पस याद दिलाता है। ये आपको फोकस करने में हेल्प करता है। आपके गोल्स क्या हैं? क्या आप उन्हें अचीव करने के लिए कुछ कर रहे हैं? अभी हाल ही में आपको क्या मिला है और आपने क्या खोया है? थर्ड, आपने जाना कि अपने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को चेंज करना बुरी आदतें छोड़ने का सबसे ईजी तरीका है।
बुरी आदतों को छोड़ना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये हमारी पहचान बन जाती हैं, लेकिन इन्हें चेंज करना इम्पॉसिबल भी नहीं है। सबसे ज़रूरी है छोटे स्टेप से शुरुआत करें। रातों रात कोई भी आदत नहीं बदलती। अपने ट्रिगर्स को पहचानें और डिफ़ॉल्ट बिहेवियर से पहले एक पॉज लें। ये पॉज आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या मुझे वाकई में ये करना चाहिए। फोर्थ, आपने सीखा कि अपने गोल्स में कैसे ग्रो करें। अगर आप किसी चीज़ में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उन लोगों से compete करें जिनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज और स्किल्स हैं। आप उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उनकी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। वो आपसे क्या अलग करते हैं। खुद को बेहतर बनाने के लिए चैलेंज कीजिए। फिफ्थ, आपने अपने माहौल को चेंज करने के बारे में सीखा। आप कुछ टाइम का ब्रेक ले सकते हैं या अलग अलग जगहों पर घूमने जा सकते हैं। अगर आप कोई खास काम करना चाहते हैं तो उसे एक फिक्स टाइम दें। अपने सेंसेस को भी यूज़ करें। अपने एनवायरनमेंट में चेंज लाकर आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। एक एक्टिव ब्रेन की वजह से आप किसी भी काम पर घंटों फोकस कर सकते हैं। सिक्स्थ, आपने जाना कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिकनेक्ट करना आपको हम्बल बनने में मदद करेगा। सक्सेस को कभी भी खुद पर हावी मत होने दो। इसे अपनी ईगो और घमंड का कारण कभी मत बनाओ। सक्सेस कई तरह से मिलती है। जैसे अगर लोग आपसे किसी खास स्किल, इन्वेंशन या डिस्कवरी की तारीफ करें तो वो भी सक्सेस है। सक्सेस आपके अपने पर्सनल डेवलपमेंट के फॉर्म में भी आती है। आपको सक्सेस चाहे किसी भी तरीके से मिले, इसके लिए टाइम और एफर्ट दोनों लगते हैं। अपने फेल्योर से कभी भी निराश ना हो, क्योंकि ये लाइफ का एक पार्ट है। फ्लेक्सिबल बने और सब्र रखें। अपने स्ट्रगल को एंजॉय करना सीखेंगे तो ही अपनी जीत भी अपने अपनों के साथ सेलिब्रेट कर पाएंगे। इसी मोड़ पर ये समरी यहीं समाप्त होती है। मगर अगर आप वाकई में किसी आदत से जूझ रहे हैं जो आपको ट्रिगर करती है और आप उसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आज इस समरी की हेल्प से आपको वाकई में ऐसी टिप्स मिलती हैं, ऐसे तरीके सॉल्यूशन के रूप में मिलते हैं कि आप उस हैबिट को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि समरी आपको बेहद पसंद आई होगी। क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, या फिर आप किस हैबिट को चेंज करना चाहते हैं, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।